हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग। मैं हूं अनामिका और मैं आज पार्ट 4 वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेकर आई हूं आपके प्यारे से चैनल टर्निंग पॉइंट पर। एज प्रॉमिस्ड मैंने एसिड बेस और चैप्टर पढ़ाने के बाद फाइनली मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को बाकी वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और वहां पे पहले एसिड और बेस सॉल्ट्स पढ़ के आइए। फिर ये क्वेश्चंस आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ आप खुद कर पाओगे। मुझे ये सॉल्यूशन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो अब जिनसे नहीं हो पाएगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई है जिनसे नहीं हो पाएगा, सबसे हो जाएगा। आप खुद पहले ट्राई करना, कहीं क्वेश्चंस में फंसोगे देन हम तो है ही बताने के लिए यहाँ पे, और फिर सॉल्यूशन के साथ हम लेकर आ गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एसिड बेस चैप्टर का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। अब ये बताओ, जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है वही तो लिटमस को ब्लू में टर्न्स कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक सॉल्यूशन। एंड पीएच पढ़ाया था मैंने, पीएच स्केल 0 to 14। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन कब होता था, जब पीएच 2 14 के बीच में हो तो क्या होता था, बेसिक सॉल्यूशन, और 0 to 7 के बीच में हो तो एसिडिक सॉल्यूशन। अब आप चेक कर लो, हमारा ये क्या है, सॉल्यूशन जो है रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या होगा, 7 to 14 के बीच में होगा। 7 to 14 के बीच में 1 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, एंड 10 लास्ट ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। है ना इजी। नेक्स्ट करते हैं। A solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। पहले तो देखो egg shells जो है, egg shells में होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमें क्या दे रहे हैं, एक गैस दे रहा है जो कि लाइम वाटर को that turns lime water milky। अब देखो मैंने पढ़ाया था, एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट, वाटर एंड अ गैस कॉल्ड CO2। दैट CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आप ये सेकंड वीडियो में देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, that turns lime water milky, CO2 गैस। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, एसिड का, जो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से तो हमें गैस देगा CO2, एंड दैट CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, एसिड कौन सा है, देखो NaCl which is a salt, HCl which is an acid, LiCl salt, KCl salt, तो हमारा आंसर क्या हो गया, B, HCl। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। 10 ml NaOH है जो 8 ml HCl को completely neutralize कर रहा है, acid base reaction। If we take 20 ml of the same NaOH, the amount of HCl कितना लेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखो 10 के लिए 8 ले रहे हैं, अब 10 में और 10 ऐड कर दिया, 20 हो गया, तो HCl में कितना ऐड करेंगे, 8 में 8, 10 के लिए 8, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, 16 मिलीलीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 ml। सिंपल मैथ्स है। 10 NaOH के लिए आपको कितने ml चाहिए, HCl 8 ml,
तो 20 NaOH के लिए कितना चाहिए आपको, क्रॉस कर लो 8/10 इंटू 20, क्या आ जाएगा 16 ml। सिंपल है, मैथ्स था। आर वी क्लियर हियर? इन 3 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट, आप खुद भी पॉज करके ये खुद पहले ट्राई करो और फिर मैच कर लो कि हाँ ये सही है, आपको ज्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? indigestion कब होता है, जब आपके स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड हो, तभी तो इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का बोलते हैं जब एक्सेस ऑफ एसिड हो। तो इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जब एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, यूरिन से बाहर निकल आएगा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। ठीक है, आपको इसमें बेस ढूंढना है। देखो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एसिड एंड एंटीसेप्टिक। देखो एंटी एसिड नाम से ही लग रहा है, एसिड का अपोजिट। एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस। दैट इज एंटी एसिड इज आवर बेस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस करना है आपको, सिंपल। जो मैंने सेकंड वीडियो पढ़ाई है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वहां आप जाओ, वहां वो वीडियो देखो, फिर ये क्वेश्चंस करो, आपसे खुद हो जाएगा, मैं ये गारंटी देती हूँ। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ क्या देता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो क्रिस क्रॉस, देखो ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या बनेगा, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ये तो बैलेंस भी है, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट करते हैं, HCl है जो रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, सेम है एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप क्रिस क्रॉस से भी कर सकते थे। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है तो चार्ज वैलेंसी क्या है, +2 है। क्लोरीन का पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। क्रिस क्रॉस कर लो, क्या आ जाएगा, MgCl2। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 Cl इधर, 2 Cl इधर, और एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड reacts with aluminium. Aluminium is also a metal, यहाँ भी सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्रिस क्रॉस कर लो, एल्यूमिनियम पे की वैलेंसी है +3, सल्फेट का वैलेंसी होता है -2, क्रॉस कर लो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। कितने H2 हो गए, 3H2। क्रिस क्रॉस से आप बैलेंस भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन। आयरन का चार्ज +2, क्लोरीन का -1। क्रिस क्रॉस करो, क्या आ जाएगा, FeCl2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। हो गया, सारा बैलेंस हो गया। आपको बस क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो क्रिस क्रॉस जो ग्रुप नंबर होता है ना, वही वैलेंसी होती है। ये जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, तो आपको बैलेंस करना और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सब समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए सारे, ठीक है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not as acid. acid की तरह उसको ट्रीट नहीं करते हैं। why? वो acid नहीं होता है। देखो वो उसके ग्लूकोज और अल्कोहल्स, यस उसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन जो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है ना, जब हम उसको वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है। वो जो हाइड्रोजन है वो आयोनाइजेबल है। ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन है दैट आर नॉट आयोनाइजेबल। क्यों? आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। आप एक बीकर लो,
ठीक है। उसमें 2 रॉड डिप कर दो, मेटल के रॉड डिप कर दो और उसको वायर के साथ कनेक्ट कर दो, सब वोल्ट मीटर लगा के, ठीक है। और सॉल्यूशन बना लो, एक बारी आप सॉल्यूशन बना लो, या तो अल्कोहल का या ग्लूकोज का। मान लो अल्कोहल का बना लिया या आप ग्लूकोज का बना लो, जो ग्लूकोज तो आप घर में भी पीते हो ना, उसका सॉल्यूशन डिप कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन बना लो, 2 मेटल का रॉड, उसको कनेक्ट कर दो आप वोल्ट मीटर आर्म से, वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी दो। तो यहाँ जो है ना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई एसिड ले लो, जैसे कि यहाँ HCl का सॉल्यूशन ले लिया, सेम एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे अगर 2 रॉड डाल दिए मेटल का और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि इसके पास आयंस हैं। आयंस क्या है? H+ और Cl-। ये HCl का सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। बट यहाँ जो अल्कोहल का बनाया या ग्लूकोज का बनाया, वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से भी आप कह सकते हो कि अल्कोहल और ग्लूकोज आयंस में नहीं कन्वर्ट होते, H+ नहीं देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए ये एसिड नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? अभी समझाया। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? जब जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होता है। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये इसको एक और नाम बोलते हैं डी आयोनाइज्ड वाटर। डी आयोनाइज्ड वाटर नाम से ही लग रहा है इसके पास क्या हो गए? नो आयंस। ये आयंस नहीं होते इनके पास। तो जब आयंस ही नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और रेन वाटर क्या होता है? वी ऑल नो दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। इसके पास आयंस होते हैं, कौन से? हाइड्रोजन आयंस हो गए, कार्बोनेट आयंस हो गए। तो इस आयंस की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यहाँ मैंने नीचे लिख भी रखा है इसका आंसर, ठीक है। मैंने इसको समझा दिया है आपको कि क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जो वायर कंडक्ट करते हैं, वायर के थ्रू आयंस फ्लो करता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास होती है, दैट इज वी कॉल्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? अब देखो, वाटर में आर्हीनियस का डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन कि इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेस जो है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर के ही सॉल्यूशन में ये जो एसिड और बेस है, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने डिफाइन क्या किया? एसिड और बेस कब बोलेंगे? जब एसिड H+ आयंस देगा, बेस हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। लेकिन जब सॉल्यूशन ही नहीं है वाटर का, तो वो H+ आयंस देगा ही नहीं, OH- आयंस देगा ही नहीं, तो उसको हम एसिड या बेस बोलेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए इन एब्सेंस ऑफ वाटर हम नहीं बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि आयंस ही प्रोड्यूस नहीं होंगे। आयोनाइज कब होगा? जब उसके पास कोई सॉल्वेंट हो, कोई मीडियम आयोनाइज होने के लिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयंस। In the absence of water, acid does not produce H+ ions. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर लिख रखा है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है इन दोनों को, इन तीनों क्वेश्चंस में? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D, E, और इन सब का pH आपको गिवन है। One second. इन सब का pH आपको गिवन है, जैसे A है सॉल्यूशन, B है, C है,
डी है और ई है। ए का pH 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा। देखते हैं, देखो pH का स्केल है 0 to 14, 7 है, 0 to 7 वाला क्या होता है, एसिडिक। 7 to 14 वाला क्या होता है, बेसिक। और जिसका 7 होता है pH, वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो अब हमें क्या देखना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल देखो, pH जिसका 7 होगा D, तो न्यूट्रल कौन सा हो गया, D। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब बेसिक। स्ट्रॉन्गली बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो कहीं इस साइड pH हो, एकदम 14 के नियर में। क्योंकि देखो जैसे जैसे pH इंक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है और बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जितना हाईएस्ट pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो सबसे हाईएस्ट pH किसका है, देखो 7 का है, ये 11 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, फिर क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, देखो जैसे जैसे pH इंक्रीज हो रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, एसिडिटी घट रही है। मतलब यहाँ कहीं हाईली एक्सट्रीमली एसिडिक इधर होगा कहीं, है ना, तभी तो एसिडिटी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जा रहा होगा, फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ, फिर वीक बेस से फिर स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है ना। तो जिसका pH लोएस्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। सबसे लोएस्ट pH वाला ये रहा बी, तो आंसर क्या हो गया, बी। वीकली एसिड, वीकली एसिड कौन सा होगा, जो 7 से कम हो थोड़ा सा, है ना। एसिडिक तो है 0 to 7 वाला, लेकिन 7 से थोड़ा कम होगा, वो क्या होगा, वीकली एसिड। ऐसा कौन सा है, ये 4 वाला है ना। 7 से तो कम है, एसिडिक हो गया। वीकली एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि pH जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हमारा एसिडिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन क्या होगा, जो 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला, जैसे जैसे pH इंक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो ये वाला जो एरिया है इधर, एक्सट्रीमली इधर वाला एरिया है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। इधर वाला जो एरिया होगा, ये इधर वाला एरिया, ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। इधर जो एक्सट्रीम एरिया है, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और ये वाला जो 7 के बाद वाला एरिया है, ये कैसा होगा, वीक बेस होगा। क्योंकि बेसिसिटी तो जस्ट स्टार्ट हुई है ना 7 के बाद। तो इसमें ढूंढ लो 9 वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, 7 से ज्यादा लेकिन एक्सट्रीमली एरिया से कम, क्योंकि एक्सट्रीम एरिया वाला जो है, हाईली एंड जो है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे, बहुत ही इजी था। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इसमें ये क्वेश्चन तो आपने खुद ही कर लिया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये आपको मैं यहाँ कर दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. दो टेस्ट ट्यूब है, मैग्नीशियम क्या मेटल है, दोनों इक्वल अमाउंट में ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब ए में मिक्स किया, एसिटिक एसिड टेस्ट ट्यूब बी में मिक्स किया। अमाउंट भी उसका एसिड का सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड व्हाई। अब देखो, देखो ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी। इसमें क्या है, HCl है और मैग्नीशियम है। इसमें क्या है, एसिटिक एसिड है और मैग्नीशियम है। देखो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है।
और ये जो फिजिंग हो रही है ये हाइड्रोजन गैस की वजह से ही हो रही है। तो सबसे ज्यादा फिजिंग कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, अपने जो देखो ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। तो जितना एसिड का मॉलिक्यूल होगा सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- में। तो जितने भी H+ होंगे वो सारे ही रिप्लेस मैग्नीशियम से। तो जितना H+ रिप्लेस होगा उतने ही क्या बनेंगे? हाइड्रोजन गैस। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? फिजिंग होगा। अब देखो यहाँ वीक एसिड है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है। ये जो जितने H+ है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ ही अमाउंट डिसोसिएट होगा, तो कुछ ही अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वीक एसिड है ये H+ कम आयंस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस कम बनेगी, तो फिजिंग भी कम होगा। तो यहाँ वही आंसर लिख रखा है। टेस्ट ट्यूब ए में फिजिंग क्यों ज्यादा हो रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, H+ जितने भी बनेंगे कंप्लीटली 100% डिसोसिएट होगा, तो उतने हाइड्रोजन गैस बनेंगे। जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस होगा उतना ही ज्यादा टेस्ट ट्यूब में फिजिंग होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? देखो जैसे कर्ड बनता है ना, तो कर्ड क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। फ्रेश मिल्क है, जब कर्ड में टर्न आउट होता है तो हमारा एक एसिड बनता है लैक्टिक एसिड। आपको फॉर्मूला जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इससे काम चलाना है, एसिड है, ठीक है। अब क्या है, लैक्टिक एसिड बना है, तो लैक्टिक एसिड पीएच क्या होता है एसिड का? 0 to 7 के बीच में होता है। अब देखो फ्रेश मिल्क का है pH 6। अब कर्ड बन गया, कर्ड एसिडिक नेचर का क्यों है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अब pH 6 से क्या हो जाएगा? और रिड्यूस हो जाएगा, है ना? क्लियर है? जो मिल्क है ये न्यूट्रल है, ये जो 6 जो है अभी ऐसे 7.1 होता है मिल्क का, pH न्यूट्रल होता है, लेकिन अब उसको कर्ड में चेंज कर दिया। कर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड, विच इज एनी एसिड, फॉर्मूला कुछ भी हो, एसिड है। एसिड का काम क्या होता है? H+ प्रोड्यूस करना। पीएच क्या होता है? 0 to 7 के बीच में होता है। तो देखो मिल्क था न्यूट्रल, वो कन्वर्ट हो गया एसिडिक में, तो अब पीएच जो है 6 से क्या होगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ क्लियर है? आई होप ये दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और है भी तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. बेकिंग सोडा ऐड करता है फ्रेश मिल्क में। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? बेकिंग सोडा क्या होता है बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो क्यों ऐड करता है ये बेकिंग सोडा? स्लाइटली जो pH 6 है उसको थोड़ा अल्कलाइन क्यों बना रहा है? बेस थोड़ा मिक्स क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मिल्क को वो प्रिवेंट करना चाहता है कि वो में देगा। मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा था? कर्ड में, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो वो बेकिंग सोडा इसीलिए मिक्स कर देता है कि वो थोड़ा जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो फ्रेश मिल्क का pH 6 है वो मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं। क्योंकि देखो स्लोली ये जो कर्ड बनने प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, कर्ड बनेगा ही बनेगा, मिल्क है तो, है ना। तो कर्ड का क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? बेकिंग सोडा, विच इज अ बेस। स्मॉल अमाउंट ही लेते हैं।
तो अब लैक्टिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है वैसे ही बेकिंग सोडा उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ताकि सॉल्ट मिल्क क्या रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अभी मैंने बताया था, देखो ये लॉन्ग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखो लैक्टिक एसिड जैसे फॉर्म होगा, पहले तो जो मिल्क का जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर उसके बाद अपना एक नया जो पीएच है उसको रिड्यूस करेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, पहले जो मिल्क का पीएच है उसको रिड्यूस कर न्यूट्रलाइज करेगा, देन पीएच को रिड्यूस करके मिल्क को में कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आंसर लिख रखा है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container, explain why। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या करता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो प्लास्टर है वो तो हमारे किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि जिप्सम कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए हम इसको वैक्यूम कंटेनर में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जहां एयर ना हो, नहीं तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेशन रिएक्शन दे देता है, हाइड्रेशन हो जाती है, इसीलिए हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो आई गेस यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप लोग पूछो, कमेंट बॉक्स में जाओ, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि यहाँ एसिड बेस का लेक्चर हो रहा है, वीडियो बन रही है 10th वालों के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, या फिर जिनको एनटीएससी का एग्जाम देना है, उन सब के लिए ये एसिड बेस चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत बेसिक से लेके मैं जहां तक मैं कोशिश कर सकती हूँ वहां तक मैं सारे कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करा रही हूँ। और कुछ छूट रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी बता दो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन पहले गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। और नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल्स। ये क्या मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को, नहीं ना, ये आप सबको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब की थी हमने, एसिड और बेस का रिएक्शन करके किया था। एसिड और बेस हमें क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, विच इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो एसिड बेस का, यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखा है, इनके रिएक्शन से हमें देखो क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। Two important uses of washing soda and baking soda। हमने ये लास्ट वीडियो में ही कवर किया है, बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया था और वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। बेकिंग सोडा से ही हमने वॉशिंग सोडा बनाया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप बेकिंग सोडा से घर में ही वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बेकिंग सोडा लो, उसको ओवन में डाल दो, ठीक है। तो ओवन में जब वो हीट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और वाटर और वो भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। तो हमें जो वो क्रिस्टलाइज्ड वाटर और क्रिस्टलाइजेशन जो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट का, वो आप यूज कर सकते हो एज अ वॉशिंग सोडा, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कितने होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये घर में भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है। जैसे वॉशिंग सोडा का यूज क्या है आपको पता ही है, क्लोथ्स क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हैं उसको, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। और बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, बेकिंग सोडा हम खाने के पर्पस, कुकिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जब हीट होती है तो CO2 गैस मिलता है, दैट CO2 गैस
क्या करता है, जो हमारा डो है, केक का डो है या कोई भी डो है, उसको क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। ठीक है, तो ये सारे बेकिंग सोडा के यूज हो गए। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, है ना। पेंट में भी काम आता है, जब हम कार की पेंटिंग करते हैं या कुछ ऐसे, तो उसमें भी काम आता है। तो मैंने ये सारे लिख रखे हैं और यहाँ भी अलग अलग यूजेस हैं इसके, वो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। आप लोगों ने अच्छे से इसको आई थिंक हो गया होगा। मैं इसको चाहूँ तो दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको और क्या बता सकती हूँ, कुछ एक्टिविटी जो बीच बीच के क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के बुक के चैप्टर के, तो वो मैंने कुछ अपनी मर्जी से पिक किया है। मुझे तो पता नहीं है किसको क्या डाउट है, क्योंकि जो मैंने 3 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं उसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको। तो जो बीच बीच के क्वेश्चंस है या जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकते हो, इतना वो 3 वीडियो में स्टफ अवेलेबल है। तो आई होप वो आपसे खुद से हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपको या तो वहीं पे आंसर अवेलेबल कर दूंगी या फिर एक और वीडियो बन जाएगी इस पे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैंने अपनी तरह से ट्राई किया कि मैं एक्सरसाइज के एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मैंने बीच बीच से क्वेश्चंस उठाए हैं, वो देखते हैं वो हो पाएगा या नहीं आपसे। आप पहले वीडियो पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले आप ट्राई करो। ठीक है, जैसे पहला है, ये देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कि आपको क्वेश्चंस करते टाइम याद रहना चाहिए। कॉमन नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सब थोड़ी ना थ्योरेटिकल बातें हैं, इसीलिए मैंने उठाया है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सारी बातें बताई हैं, सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन आपको मैंने सोचा कि मैं फिर से ये लेकर आऊं ताकि एक रिवाइज हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए साथ साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 क्या था, बहुत ही वियर्ड फॉर्मूला है। नेम क्या था इसका, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, और केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये केमिकल नेम है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। प्लीज जिसने नहीं देखा है वो 3 वीडियो पहले आप वो वीडियोस देखो, फिर ये क्वेश्चंस पहले खुद करो, जहां फंस रहे हो देन आप ये वीडियो देखो, यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले वो 3 वीडियो देखनी है। बिना देखे आप ये क्वेश्चंस कवर कर ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि क्या है ये क्वेश्चंस, है ना। तो पहले आप वो 3 वीडियो देखो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो ये चैनल, जितना आप कर सकते हो अपने दोस्तों को बताओ, है ना, उनकी हेल्प करो। हेल्प करने से ही आपकी हेल्प होगी, ये याद रखना। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इज ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो, रिएक्शन भी बताई थी। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, क्लोरीन और स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस का जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, CaOCl2 और साथ में वाटर मिल रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं,
क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड। अब देखो, ये मैंने वॉशिंग सोडा जब मैंने पढ़ाया था तब पढ़ाया था। देखो वॉशिंग सोडा बनता कैसे था, बेकिंग सोडा लिया, NaHCO3, और इसको हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, Na2CO3 वाटर एंड CO2 गैस, ये मिल रहा था। तो हमें क्या मिल रहा था, ये इसी चीज को हम क्या बोल रहे थे, वॉशिंग सोडा, विच इज यूज्ड एज अ, कैसे यूज करते हैं, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस जो होती है वाटर को, उसको रिमूव करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अभी क्लियर है, ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि मुझे लेना था, बिकॉज मैं चाहती थी कि आपका रिवाइज हो जाए, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है वो आपका रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस जानबूझ के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, ओके, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? देखो ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप लैब में भी कर रहे हो ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर ये एसिड है, इसमें कभी भी वाटर ऐड मत करना, मत करना, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब बताऊंगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनी रिएक्शन विच रिलीज्ड एनर्जी। तो जब भी अगर एसिड में हम वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये क्या हो सकता है, वो एसिड उड़ के आपके फेस पे भी आ सकता है, आपके कपड़ों पे भी आ सकता है, और एसिड तो आपको पता ही है कितना खतरनाक होता है, स्किन जला सकती है, कपड़े जला सकती है, क्योंकि बहुत ही कंसेंट्रेटेड एसिड होता है। तो ये काम आप कभी भी भूल के भी मत करना कि एसिड में वाटर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, एंड दैट एनर्जी रिलीज will bump out the acid to your face, to your skin, anything, जो कि आपको, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ले रखी है तो ये बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको वाटर लेना है बीकर में, और इसमें लेसर अमाउंट में एसिड, धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस में, स्लोली, बहुत ही स्लोली, ऐसे नहीं कि एकदम से एसिड बस डिसॉल्व कर दिया, नहीं, बहुत स्लोली आपको धीरे धीरे एसिड उसमें मिक्स करना है, ठीक है। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सही तरीका है, ये गलत है, रॉन्ग वे, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एसिड में वाटर मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको अभी मैंने बताया दैट कॉजेज बर्न योर स्किन, बर्न ऑफ योर स्किन, क्लोथ्स, जो भी अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ले रखी है। और अगर वाटर में भी एसिड ऐड कर रहे हैं तो बहुत ही स्लोली करना है हमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम से वाटर में एसिड ऐड कर दिया, नहीं, बहुत ही स्लोली आपको प्रिकॉशन लेकर, वहां भी आपको प्रिकॉशन लेनी है। देखो एसिड के साथ हम कुछ भी लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो आपको ग्लव्स पहनने होते हैं, गॉगल्स पहनने होते हैं, एप्रन पहनना होता है, ठीक है, मास्क लगाना होता है, तो इन सब चीजों का प्रिकॉशन लेना होता है आपको।
एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो अगर स्कूल में आपके साथ लैब में ये प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं एसिड के साथ, तो प्लीज ये कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। You have two solutions, A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. ठीक है, A और B का pH क्या है, 6 और 8 है. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this acidic and which one is basic? चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही किया। प्लीज गाइस, किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले वो देखो। ये ए है, सॉल्यूशन है कोई जिसका पीएच क्या है, 6 है, और बी सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्या है, 8। ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, एंड मैं एक और लास्ट टाइम आपको डिस्कस करके इसका आंसर बता रही हूँ। पीएच है, पीएच स्केल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ क्या है, 40, और ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। 0 to 7 में सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। 7 to 14 में सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक या एल्कलाइन। क्लियर है। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो रही है 0 to 14 में, तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो एसिड से बेस की तरफ जा रहा है। एसिडिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है आगे। बेसिसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एसिडिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, H प्लस आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। छोटी छोटी चीजों को ना एक एक करके आप लेते हुए चलो तो कंफ्यूज नहीं होगे। पीएच बढ़ रही है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। एसिडिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि H प्लस आयन जो होंगे सॉल्यूशन में उसका अमाउंट क्या होगा, कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम हो रहा है। बेसिसिटी सॉल्यूशन का बढ़ने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन के अमाउंट्स होंगे वो बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ pH 6 है और B का pH 8 है। pH 6 मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, और pH 8 मतलब बेसिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this acidic and which is? तो ये देखो pH 6 वाला एसिडिक हो जाएगा 0 to 6 7 वाले एसिडिक, और pH 8 है 7 to 14 वाला, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो ए में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज मोर, ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिक है तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा इज लेस। क्लियर है। ये पीएच वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, है ना। यहाँ में किसी को कोई डाउट है, प्लीज लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो ये चैनल, क्योंकि यही आपका जो चैनल है ये बेसिक से लेकर बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल तक यहाँ सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके सारे सॉल्यूशन वाइज आंसर्स में मिलेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, और होगा भी तो उसके लिए हम हैं, हम आपको डाउट भी आपको हम क्लियर करके देंगे।
प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ और उनसे सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, बस फैला दो इस चैनल को, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने बीच के भी क्वेश्चंस लिए आपको कराने के लिए। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके आप वहाँ भी मुझे आंसर्स मैं वहीं बता दूंगी आपको, ठीक है, इतना कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे 4 वीडियोस हैं इनकी। फर्स्ट वीडियो में एसिड बेस का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, डेफिनेशन था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उस पीएच, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, बेस, वीक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, वो सारे थे। सेकेंड वीडियो में हमने सारे केमिकल रिएक्शंस देखे एसिड के, बेस के, और सॉल्ट जैसे जैसे बन रहा है आप उसको अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेथड्स भी है सॉल्ट को प्रिपेयर करने के। सिर्फ एक ही मेथड नहीं है सॉल्ट प्रिपेयर करने का कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बन रही है, नहीं। अगर मैं मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दैट इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। और भी बहुत सारे तरीके हैं मैंने पढ़ाए हैं एसिड बेस रिएक्शन में, जिसमें आपको क्या पता लग रहा है, सॉल्ट की प्रिपरेशन भी पता लग रही है। थर्ड वीडियो में मैंने फुल डिटेल में आपको सॉल्ट पढ़ाया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर हमें कोई सॉल्ट गिवन हो तो एसिड बेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। और क्या बताया था, सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रल नहीं होता है, एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि अगर कोई सॉल्ट गिवन हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एंड दिस लास्ट वीडियो, यहाँ पे सारे सॉल्यूशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया है। तो आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, एंड होगा भी तो प्लीज गाइस मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, और हमें कोई भी डाउट है तो आप पूछो, शेयर करो ये वीडियो, जितना हो सकता है आप ये वीडियो शेयर करो और बताओ और लोगों को, उनकी भी हेल्प करो। थैंक यू सो मच।